हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं क्लास 7 के हिस्ट्री चैप्टर 10 के साथ, और इसमें हम आज जो पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे 1765 तक ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को हड़प लिया था, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ था। औरंगजेब ने दक्कन में 1689 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था, और इसी के वजह से औरंगजेब के शासनकाल में सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी दीवानी और फौजेदारी दोनों कार्यालयों तक नियंत्रण रखते हुए इन लोगों ने अपना प्रशासन चलाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो इसे नोट कर ले। तो 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर संपूर्ण नगर को लूट लिया था। यानी ये जो नादिर शाह थे, ये दिल्ली में आक्रमण करके ये दिल्ली के पूरे नगर को लूट लिया था। उस वक्त तो दिल्ली छोटा था फ्रेंड्स आज के हिसाब से, और उस वक्त का और आज के दिल्ली में बहुत फ़र्क है। और अफ़गानी शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। ये लूटपाट कब मचाई थी फ्रेंड्स? तो 1713 से 1754 तक। ठीक है। और शाह आलम द्वितीय जो कि 1754 से 1759 की हत्या कर दी, और 2 अन्य बादशाहों यानी अहमद शाह 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया था। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बांटा गया, जिन्हें 3 समूहों में बांटा जा सकता है। अब चलिए देखते हैं कि वो 3 समूह क्या क्या हैं। तो पहला है, पहले समूह को अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे वे राज्य थे जो पहले मुगल प्रांत में थे, यानी पुराने मुगल साम्राज्य के। ठीक है। दूसरा था वतन जागीरें, और तीसरा था मराठों, सिखों और जाटों के राज्यों को। ठीक है। ये जो 3 भागों में बांटा गया था वो थे यही अवध, बंगाल, हैदराबाद। दूसरा था वतन जागीरें, और तीसरा था मराठों, सिखों और जाटों के राज्य में। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हम पढ़ेंगे हैदराबाद के बारे में। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह थे, जो 1724 से 1748 तक। आसफ जाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का शक्तिशाली सदस्य था। आसफ जाह को अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी, और बाद में दक्कन का कार्यभार भी दिया गया था। आसफ जाह ने दक्कन के विद्रोहों और दरबार की प्रतिस्पर्धा को फ़ायदा उठाकर हैदराबाद का स्वतंत्र शासक बन गया था। हैदराबाद का स्वतंत्र शासक कौन बना था फ्रेंड्स? तो आसफ जाह बने थे। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आसफ जाह ने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान करी गई। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों और पठारी क्षेत्रों के तेलुगु सेनानायकों से युद्ध में सदा संलग्न रहता था। आसफ जाह की कोरोमंडल तट के वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया, परंतु ब्रिटिश शक्ति ने उन्हें रोक दिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों में और पठारी क्षेत्रों में तेलुगु सेनानायकों ने युद्ध में अपना योगदान दिया था। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम जानेंगे बंगाल में मंदिरों के निर्माण के बारे में। तो 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने वाले का दौर जोरों पर रहा था, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया था। यानी 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में यह बहुत ही जोरों शोरों पे था, और 19वीं शताब्दी में आकर यह थोड़ा धीमा हो गया, यानी रुक ही गया समझ लीजिए। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू यानी तेली, कसारी यानी घंटा धातु के कारीगर और आदि लोग इसके समर्थक बने थे। इन मंदिरों की आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह थी, जो 2 चालों यानी 2 छतों वाली और चौचाला यानी 4 छतों वाली होती थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे अवध के बारे में। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो बुरहान उल मुल्क शहादत खान थे। शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था।
फ्रेंड्स मैं इसे रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सआदत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अवध एक समृद्ध शक्तिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। सआदत खान ने अवध में मुगलों का प्रभाव कम करने के लिए मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी थी, ठीक है, और उनके अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियां जो अपने राज्य में मिला लिए थे। और सआदत खान ने क्या किया था, तो सआदत खान ने ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर भी निर्भर हो गया था। वह राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था, ठीक है, यानी जो राजस्व का ठेका था वो किसे मिलता था, जो सबसे ज़्यादा ऊंची बोली यानी सबसे ज़्यादा दाम लगाते थे उन्हीं इजारेदारों को वो देता था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की सीरीज़ में इतने ही इंपॉर्टेंट बिंदुएं थे। अब आगे की सीरीज़ में इसके आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये आज की यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी और समय के साथ आप क्लास से जुड़ सकेंगे। और हमारे चैनल पे डेली मॉर्निंग 5:30 AM करेंट अफेयर की वीडियो हमेशा अपलोड कर दी जाती है, तो फ्रेंड्स उसे भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ट्रिक की बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो आती हैं तो उन्हें भी बिल्कुल देखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की ये सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़ा है तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। तो फ्रेंड्स आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।